So, hello everyone. Hope you all going good. This is my second revision lectures for GST for CA inter students or IPCC new or old syllabus both. So students, जो जनवरी और फरवरी के एग्जामिनेशंस के लिए मेरा रिवीजन शेड्यूल चल रहा है, मैंने आज अपना फर्स्ट रिवीजन लेक्चर्स डाला था। होप आपको ये पसंद आया होगा। और जो भी इम्प्रूवमेंट्स आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं आपको ये सेकंड लेक्चर्स जो मेरा डिलीवर कर रहा हूँ आज, वो सेकंड लेक्चर्स रहेगा। जो फर्स्ट लेक्चर था वो तो मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी पर चला गया, और सेकंड लेक्चर है वो सप्लाई वर्ड पर है। जो मेरा सप्लाई है, यानी कि सप्लाई का जो चैप्टर है, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशंस। एंड मैं आप सभी से ये बोलना चाहूंगा कि जो भी आपके एग्जामिनेशंस का मेन एरिया है वो आपके जीएसटी का लेवी है, क्योंकि आज तक कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आज तक जीएसटी का लेवी समझ में नहीं आया, और अकॉर्डिंगली वो एग्जाम्स में जाकर के प्रॉब्लम्स कर जाते हैं। तो मेरा सेकंड लेक्चर है सप्लाई के ऊपर, और सप्लाई के लिए मैं आज आपको वीडियो दे रहा हूँ। इसको रिविजन्स के लिए आप इस तरह से करिएगा, जिसको भी नोट्स नहीं मिल पाए हैं अभी तक, जो ये नोट्स मैं आपको समरी नोट से पढ़ा रहा हूँ, जिसको भी नोट्स नहीं मिल पाए हैं तो वो मुझे अपने टेलीग्राम चैनल्स पर मुझे ज्वाइन कर सकता है, और वहां से उसको इजीली तरीके से उसको ले सकता है। और व्हाट्सअप भी मेरा नंबर है, मैं व्हाट्सअप नंबर अपना शेयर कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अकॉर्डिंगली आप वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलो स्टार्ट करते हैं आज सेकंड लेक्चर्स, जो कि है सप्लाई वर्ड पर। तो सेक्शन 7 अगर आपको पता हो स्टूडेंट्स, सेक्शन 7 है जो कि सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 7, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूं आपके सामने। सेक्शन 7 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। सेक्शन 7 सप्लाई वर्ड, यानी कि सेक्शन 7 हमारा सप्लाई को डील करता है, दैट इज सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 7 क्या कहता है? सेक्शन 7 का आपको चार्ट समझ में आ दूं, पहले मैं आपको चार्ट समझा दूंगा, तो उससे आपको इजीली ये जाएगा कि आपको सेक्शन 7 समझ में आ जाएगा कि सेक्शन 7 क्या कहना चाहता है। तो सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 कहता है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, यानी कि सेक्शन 7 के दो क्लॉजेस हैं, एक तो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 और एक दूसरा है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2। ठीक है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 जो कहता है वो इंक्लूड्स की बात करता है, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 जो है वो एक्सक्लूड की बात करता है, दैट इज नेगेटिव लिस्ट। यानी कि शेड्यूल थर्ड यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर। यानी कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में एक्सक्लूजन का मतलब है कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट लेवी फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। ठीक है। सेक्शन 7 और सेक्शन 1 के इंक्लूड्स की अगर हम बात करें तो दो चीजें यहाँ पे शामिल होगी, दैट इज कॉल्ड विद कंसिडरेशंस और विदाउट कंसिडरेशंस। क्या रहेंगी? विद कंसिडरेशन, मैं आपको वापस से दिखा रहा हूँ, विद कंसिडरेशंस, और क्या रहेंगी दूसरी? विदाउट कंसिडरेशंस। तो विद कंसिडरेशन के अंदर फिर वापस से फर्दर क्लासिफिकेशन रहेगा अपना सेक्शन 71 ए एंड सेक्शन 71 बी। ये देखिए, सेक्शन 71 ए, सेक्शन 71 बी। अब सेक्शन 71 ए क्या कहता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेक्शन 71 ए कहता है, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 का क्लोज नंबर ए, जो कि विद कंसिडरेशन वाला पार्ट है, वो कहता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वेदर सेल, वेदर ट्रांसफर, वेदर बार्टर, वेदर एक्सचेंज, वेदर लीज, वेदर रेंटल। यानी कि वो कह रहा है कि जितनी भी फॉर्म है सप्लाई की, गुड्स हो या सर्विसेज हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो सेल की फॉर्म में हो, चाहे वो ट्रांसफर की फॉर्म में हो, चाहे वो बार्टर की फॉर्म में हो, चाहे वो एक्सचेंज की फॉर्म में हो, चाहे वो लीज की फॉर्म में हो, चाहे वो रेंटल की फॉर्म में हो, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या रहेगी आपकी? सेक्शन 7A की पहली बात है, जो कि पहला फ्रेज है यूज किया गया है। फिर कहता है मेड और अग्रीड टू बी मेड, यानी कि यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए मैं वापस से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, मेड और अग्रीड टू बी मेड। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है कि एक एक वर्ड को समझने वाले हैं हम सप्लाई के ऊपर। ये बोल रहा है कि मेड और अग्रीड टू बी मेड,
यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है मेड और अग्रीड टू बी मेड, यानी कि एडवांस को लेकर के। यानी कि अगर आपने गुड्स को लेकर के, गुड्स पे अगर तुमने एडवांस लिया है, अगर आपने गुड्स का सप्लाई करा है और उसके लिए अगर आपने एडवांस लिया है, तो हमारा एक नोटिफिकेशन है जिसमें अमेंडमेंट्स के साथ पढ़ा रहा हूं आपको मैं। अमेंडमेंट्स में ये आया था कि नोटिफिकेशन 66 बाय 2017 देखिएगा। नोटिफिकेशन 66 बाय 2017 कहता है कि अगर आप गुड्स के लिए अगर एडवांस लेते हैं तो उसके ऊपर आज की डेट पे एज पर नोटिफिकेशन 66 बाय 2017 गुड्स के एडवांस को, अगर आपने गुड्स को सप्लाई करने के लिए एडवांस लिया है तो उस पर जीएसटी नहीं है, बिकॉज ऑफ वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एज पर द नोटिफिकेशन 66 बाय 2017। बट हाउएवर मींस एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, यानी कि सर्विसेज के लिए अगर आप एडवांस लेते हो, सर्विसेज के लिए अगर आप एडवांस लेते हो तो उस केस में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप गुड्स की सप्लाई करने के लिए कोई एडवांस लेते हो तो उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन सर्विस की सप्लाई करना चाहते हो तो उसके ऊपर आपको एडवांस अगर आपने लिया है तो उस पर जीएसटी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है तीसरा फ्रेज, फॉर अ कंसीडरेशन। देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने आया, कंसीडरेशन। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता जाऊंगा जिसपे भी मैंने ये जो आपको एक हाईलाइट करके बता रहा हूँ ना, ये चीजें छोटी सी चीज, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज है तो ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बताऊंगा भी गुड्स का मतलब क्या है, सर्विस का मतलब क्या है, कंसिडरेशन का मतलब क्या है। और साथ में चौथा वर्ड यहाँ पे फ्रेज यूज हुआ है, इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। अब स्टूडेंट्स आप ये समझेंगे कि सेक्शन 71A की अगर मैं पूरी कंसिस्टेंट एक तरह से लाइन पढ़ता हूं तो क्या समझ में आ रहा है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वेदर सेल, वेदर ट्रांसफर, वेदर बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, राइट। तो ये चीज क्या है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। देखिए गुड्स का डेफिनेशन हमारा सेक्शन 2 क्लोज 52 कवर करता है। सर्विसेज की डेफिनेशन हमारी कौन कवर करती है, सर्विसेज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 102 क्लोज सेक्शन 2102 कवर करता है। और यहाँ पे कंसिडरेशन की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लोज 31। यानी कि जब तक आपको ये तीन चीजें नहीं समझ में आएंगी, एक तो क्या चीज आपका रहेगा गुड्स, एक रहेगा सर्विसेज और एक रहेगा कंसिडरेशन। तो गुड्स का मीनिंग समझेंगे अपन हम, सबसे पहले आज हम गुड्स की मतलब समझेंगे, फिर सर्विसेज की बात करेंगे और फिर बात करेंगे अपनी कंसिडरेशन की। तो चलिए स्टूडेंट्स नीचे आते हैं अपने साइड पे, मेरी स्लाइड आपको दिख रही होगी होप। तो देखिए गुड्स के अंदर सेक्शन 2 क्लोज 52 क्या बोलता है, गुड्स के अंदर सेक्शन 2 क्लोज 52 कहता है एनी काइंड, ध्यान से समझेंगे, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि गुड्स का मतलब कह रहा है कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल मतलब जो कि आपकी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, यानी कि उसमें इंक्लूजन भी है। वो कहता है वैसे तो गुड्स का सिंपली मीनिंग है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट। और इंक्लूड्स क्या रखेंगे उसके अंदर, इंक्लूड्स क्या रखेंगे, एक्शनेबल क्लेम्स, क्या रखेंगे, एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप क्रॉप्स, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द लैंड। यानी कि आप समझ रहे हो कि जो एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, दैट इज लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, दीज आर द एक्शनेबल क्लेम्स दैट वुड फॉर्म पार्ट ऑफ द गुड्स। तो डेफिनेशन ऑफ द गुड्स की पार्ट में एक्शनेबल क्लेम्स को डाल दिया गया है। अगर आपने अर्लियर लॉ पढ़ा होगा तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर हमारे एक्शनेबल क्लेम्स, गुड्स की डेफिनेशन अगर आप एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे डेफिनेशन के, गुड्स की डेफिनेशन में आपका एक्शनेबल क्लेम्स वहां पे कवर नहीं था, वहां एक्सक्लूड था। लेकिन जीएसटी में इन्होंने इंक्लूड कर दिया गया एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप क्रॉप्स, पार्ट ऑफ द लैंड। ओके, इसके बाद क्या कहते हैं, एक्सक्लूड्स। देखो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड्स करके क्या कर दिया उन्होंने, एक्सक्लूड्स। तो दूसरी बात एक्सक्लूड। और सर्विसेज की डेफिनेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उन दोनों चीजों में आपको दिख रहे होंगे दोनों एरो, ये आपको एक्सक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज के ये दो पार्ट नहीं माने जाएंगे। कौन कौन से हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन इन मनी और द सिक्योरिटीज। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं कि ट्रांजैक्शन इन मनी और सिक्योरिटीज का मतलब क्या। कि ट्रांजैक्शन इन मनी का मतलब होता है कि अगर आपने मान लो सपोज करिए बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट किया है या बैंक से आपने मनी पैसा लिया है, यानी कि आप कोई भी पैसे में लेन देन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन इन मनी, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, राइट। प्रैक्टिकल ये है कि उस पर जीएसटी नहीं आएगा। और सिक्योरिटीज मतलब क्या है यहाँ पे, सिक्योरिटीज मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। अगर आप मान लो किसी को, आप टेनेंट है और आप लैंडलॉर्ड को कोई सिक्योरिटीज दे रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं, तो दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द
दैट शुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सप्लाई। तो वो सप्लाई का जब पार्ट ही नहीं माना जाएगा तो उसको गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो गुड्स की मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी सेक्शन 2 क्लोज 52 के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ाता हूँ। सर्विसेज का मतलब है, देखो सर्विस की डेफिनेशन सेक्शन 2102 में कवर की गई है। ये बोलते हैं एनीथिंग अदर देन द गुड्स। देखिए क्या बोलते हैं सर्विस की डेफिनेशन, एनीथिंग अदर देन द गुड्स। इट मींस जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है, राइट। बट इसका मतलब क्या है, इसको इंटरप्रिटेट करेंगे अगर हम, तो एनीथिंग अदर देन गुड्स मतलब होता है कि अगर कोई गुड्स जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी को कैप्चर कर रहा है तो सर्विस किसको कैप्चर कर रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को कैप्चर कर रही है, यानी कि एनीथिंग अदर देन गुड्स, ठीक। उसके बाद क्या बोलते हैं, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज और कन्वर्जन ऑफ मनी लाइक इंटरेस्ट और कमीशन। यानी कि ये इन्होंने एक और अमेंडमेंट डाल दी सर्विस की डेफिनेशन में। कहते हैं कि अगर आपने कोई सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज की है फॉर यूज और कन्वर्जन ऑफ मनी लाइक इंटरेस्ट और कमीशन, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपने कोई बैंक में से क्या करा है, आपने कोई फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराई है बैंक से, ठीक। तो बैंक ने अपना क्या लिया है, कमीशन लिया है, ठीक है, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज कराने का कमीशन लिया है। और ऑब्वियस है बैंक ने अगर आपको, एक मैं आपको सिंपल बता दूं, इंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारे बच्चों का क्वेरी है कि इंटरेस्ट आपका किस तरह से ट्रीट करना है। तो मैं आपको इंटरेस्ट के लिए वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ही यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। इंटरेस्ट हमारा जीएसटी में दो टाइप का होगा। एक तो इंटरेस्ट होगा लोन्स एंड एडवांसेस पे, और एक इंटरेस्ट रहेगा हमारा किस पे, फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। अगर तो आपको इंटरेस्ट लोन्स एंड एडवांसेस पे आ रहा है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो इंटरेस्ट लोन्स एंड एडवांसेस पे जो बैंक हमारे से चार्ज कर रहा है वो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्या है वो, सप्लाई ऑफ सर्विस है, बट वो हाउएवर एग्जेम्प्ट है। यानी कि अगर इंटरेस्ट बैंक ने हमारे से चार्ज करता है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, लेकिन वो एग्जेम्प्ट है, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन यस, अगर आपसे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, किसी कस्टमर को अगर आपने कोई सप्लाई की है और उसने कस्टमर ने आपको डिले किया है पेमेंट करने में, तो उसके ऊपर जो भी आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है ऑन द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो वो हमारा हमेशा याद रखना कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, यानी कि उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये आपको हेडिंग्स अमेंडमेंट के हिसाब से सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज और कन्वर्जन ऑफ मनी लाइक इंटरेस्ट और कमीशन, ये हमेशा याद रखना, ये सर्विस के डेफिनेशन में कवर की गई है, ठीक। और ये जितनी भी चीजें बोल रहा हूँ, एनीथिंग अदर देन गुड्स और सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज फॉर द यूज ऑफ मनी और द कन्वर्जन ऑफ द मनी लाइक इंटरेस्ट और कमीशन, ये हमेशा याद रखना इन रेस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू होनी चाहिए इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि जब तक ये बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगी तब तक ये आपका इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखना, जब भी कोई चीज हम कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन करते हैं वो इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, राइट। अगर पर्सनल के लिए करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। इसके अलावा अब मैं आपको कंसीडरेशन की डेफिनेशन समझाने जा रहा हूँ सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर। आप ये देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि मैंने तीन चीजें टुकड़े करे हैं अभी, गुड्स की, सर्विसेज की और कंसीडरेशन की। अगर आपने ये देखा होगा कि गुड्स और सर्विसेज और कंसीडरेशन, ये तीनों पार्ट्स में मैंने एक एक चीज आपको समझाई है बहुत अच्छे से, क्योंकि यही फ्रेज है, अगर आपने इस चीज को अगर स्किप कर दिया तो आगे जाके बहुत दिक्कत आने वाली है जब आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब कंसीडरेशन सेक्शन 2 क्लोज 31 क्या कहता है, कंसीडरेशन कहता है कि सेक्शन 2 क्लोज 31 के हिसाब से कि कंसीडरेशन इंक्लूड्स फोर थिंग्स। देखिए मैंने आपको इजीली फॉर्म्स में हर चीज पढ़ाई है। इसमें देखिए मैंने कहा है कि कंसीडरेशन में मनी भी आ जाएगी, मतलब आप कंसीडरेशन मनी में भी ले सकते हैं, अदरवाइज में भी ले सकते हैं, एक्ट में भी ले सकते हैं, फॉरबियरेंस में ले सकते हैं। यानी कि अगर आपने कंसीडरेशन पैसे में लिया तो भाई वो तो है ही कंसीडरेशन अपनी हमारे पास। और रही बात किसकी, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब काइंड में भी हमारे पास कंसीडरेशन होते हैं। मान लो आपने कोई गिफ्ट दे दिया, ठीक है ना। अभी मैं गिफ्ट की बात करूंगा जब मैं आपको शेड्यूल्स पढ़ाऊंगा। तो उसके बाद क्या है, एक्ट। एक्ट का मतलब कोई काम करके आपने कोई पैसा चार्ज किया, वो भी कंसीडरेशन है हमारा। लेकिन एक वर्ड है फोरबियरेंसेस, क्या है ये, फोरबियरेंसेस। फोरबियरेंसेस का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको दिख रहा नहीं है तो मैं आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ी करके दिखा देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा फोरबियरेंसेस वर्ड। क्या है ये, फोरबियरेंसेस। फोरबियरेंसेस का मतलब क्या होता है, ये कंसीडरेशन में आपको दिख रहा है ना, फोरबियरेंसेस, मैं वापस से हाईलाइट कर रहा हूँ। फोरबियरेंसेस का मतलब क्या होता है, फोरबियरेंसेस का मतलब होता है
कि नॉन कॉम्पीट फीस, एक एग्जांपल अगर पकड़े हम, जीएसटी में फॉरबियरेंसेस का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ ना करने का पैसा ले लिया, सपोज करिए आपको कोई कहता है कि यार आप प्रोफेशन को ना कैरी करें, आपको कोई कहता है कि आप बिजनेस ना कैरी करें तो मैं इसका 50 लाख रुपए आपको दूंगा, ठीक है, आपको कंपटीशन में नहीं आना है तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, तो आपने ना कुछ करे हुए पैसा कमा लिया 50 लाख रुपए, दैट इज कॉल्ड फॉरबियरेंसेस। और फॉरबियरेंसेस मींस वो उसके ऊपर आपका जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि आपने वो बिना कुछ करे आपने पैसा उसको अर्न करा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। और ये जितनी भी मनी अदरवाइज एक्ट और फॉरबियरेंसेस है, ये इन रेस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स टू फॉर द इंड्यूसमेंट और फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, ठीक है। बट कंसिडरेशन में भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कंसिडरेशन में भी कुछ चीजें हमने बाहर कर दी हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको देखो मैं इसके अंदर स्लाइड को थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ कि कंसिडरेशन में से क्या क्या चीजें बाहर है। देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा है कि कंसिडरेशन में जो चीजें बाहर की गई हैं वो है सब्सिडी, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी, जितनी भी आपको मिलती है, ध्यान रखना, कंसिडरेशन में दो चीज मतलब सब्सिडी जो मिलेगी आपको सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ करके, अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से आपको कोई सब्सिडी आ रही है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। कंसिडरेशन में जो सब्सिडी अगर आपको सीजी और एसजी को छोड़ करके मिल रही है, किसी लोकल अथॉरिटीज वगैरह से मिल रही है, तो फिर वो सब्सिडी हमेशा कंसिडरेशन का पार्ट मानी जाएगी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मानी जाएगी। दूसरी चीज, डिपॉजिट, मान लो आपको कोई डिपॉजिट दी गई है और वो डिपॉजिट्स आप अपनी डिपॉजिट्स को कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, जब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसको आप अप्लाई नहीं कर देते फॉर द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वो डिपॉजिट्स आपके गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई का जब तक पार्ट नहीं बनेगा तब तक वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो होप स्टूडेंट्स, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए जो मैं ऊपर से आपको बताने जा रहा था, उसकी मैंने स्टार्टिंग करी थी यहाँ से सेक्शन 7(1) ए में, और पूरी की पूरी मैंने आपको एक चीज बताई है कि गुड्स एंड सर्विस का मतलब क्या होता है। पहले गुड्स का मतलब, फिर सर्विस का मतलब, मेड और अग्रीड टू मेड में एडवांसेस की हमने बात रखी, और कंसिडरेशन का मतलब भी हमने यहाँ पे समझा। और कंसिडरेशन में सेक्शन 2 क्लोज 31 यही बात बताई गई, उसकी इसकी मैंने आपको मीनिंग की चर्चा करी नीचे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा इन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है बिजनेस, जब तक हमें यही नहीं पता लगेगा कि बिजनेस का मतलब क्या, हमारे बिजनेस का भी डेफिनेशन जीएसटी में दिया गया कि बिजनेस को किस क्या बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे दो चीजों में कवर कर दिया इसको। बिजनेस का मतलब होता है जनरल एक्टिविटीज और द स्पेशल एक्टिविटीज। मैंने दो पार्ट में बिजनेस को तोड़ दिया, एक हमारी कुछ जनरल एक्टिविटीज और एक क्या रहेंगी हमारी कुछ स्पेशल एक्टिविटीज। क्या क्या चीजें रहेंगी वो जनरल एक्टिविटीज स्पेशल एक्टिविटीज, देखेगा स्टूडेंट्स। जनरल एक्टिविटीज में मैंने आपको यहाँ पे चार पार्ट में तोड़ा है इसको। एक तो है ए, दैट इज कॉल्ड ट्रेड, कोई भी कॉमर्स, यानी कि जो आपका ट्रेड है, कॉमर्स है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर्स, वेज, ये तो हमारा जनरल पार्ट है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। वेदर और नोट, ये इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी ट्रेड करते हो, कोई भी कॉमर्स करते हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वह चाहे आप प्रॉफिट मेकिंग करो या ना करो, दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस, राइट, ये आपका बिजनेस रहेगा। दूसरी बात कहता है एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी, यानी कि आप ये देख रहे हो कि कोई भी एक्टिविटी आप इंसिडेंटल और एंसिलरी यानी कि जो इनसे जुड़ी हुई है वो भी अगर कोई एक्टिविटी करते हो तो वो भी आपका बिजनेस माना जाएगा। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ द क्लोज ऑफ द वॉल्यूम और नोट, यानी कि कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन जो आप कर रहे हो इन द नेचर ऑफ द क्लोज ए, यानी कि जो ऊपर का ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशन वाला क्लोज है, अगर उसके रिस्पेक्ट में आपने कोई भी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन करी है, चाहे वो वॉल्यूम में हो या ना हो, यानी कि वो आपका बड़ा बिजनेस हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं है आपका, ठीक है, वो आपका बिजनेस माना जाएगा। सप्लाई ऑफ एक्विजिशंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिफोर द कमेंसमेंट और द क्लोजर ऑफ द बिजनेस, यानी कि वो कह रहा है कि अगर आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज का, अगर तुमने गुड्स एंड सर्विस को परचेज करा है, ठीक है, गुड्स या सर्विसेज को अगर तुमने परचेज किया है बिजनेस की कमेंसमेंट से पहले या बिजनेस को क्लोज करने के बाद, या तो बिजनेस की कमेंसमेंट से पहले या बिजनेस के क्लोज होने के बाद, बिजनेस की कमेंसमेंट से पहले या फिर बिजनेस के क्लोजर हो जाने के बाद करा है, ये देखिए क्लोजर ऑफ द बिजनेस, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन वो भी आपका बिजनेस माना जाएगा। अच्छा, स्पेशल एक्टिविटीज में क्या क्या कवर किए गए हैं देखिए।
स्पेशल एक्टिविटीज में हमने कुछ सिर्फ 4 चीजें बोली हैं। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द क्लब और सोसाइटी और फैसिलिटी फॉर द मेंबर्स, यानी कि अगर कोई भी क्लब या सोसाइटी अपने मेंबर को कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है तो वो हमारी स्पेशल एक्टिविटी का पार्ट है, वो भी बिजनेस माना जाएगा। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बिजनेस के लिए कि कोई भी सोसाइटी अगर अपने मेंबर को कोई भी सर्विस दे रही है, फैसिलिटीज दे रही है, वो भी आपका बिजनेस माना जाएगा। फिर दूसरा लिखते हैं, दूसरी स्पेशल एक्टिविटी है एडमिशन फॉर कंसिडरेशन। कैसे? अगर आपने किसी पर्सन को एडमिशन कराने के लिए कोई कंसिडरेशन चार्ज करा है, कहीं पे भी एडमिशन अगर आप करवाते हैं, वो उसके लिए अगर आप कोई कंसिडरेशन चार्ज करते हैं, वो भी बिजनेस माना जाएगा। एक्टिविटी ऑफ द रेस क्लब, होप अगर आपको ये चीज थोड़ी सी दिख नहीं पा रही है तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज है। ये है एक्टिविटी ऑफ द रेस क्लब। अगर आप रेस क्लब की एक्टिविटीज को लेकर के कुछ पैसा कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस, तो वो बिजनेस है। इसके बाद फाइनली इंपॉर्टेंट है एनी एक्टिविटी विच आर टू बी अंडरटेकन बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फॉर द जनरल पब्लिक, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अगर जनरल पब्लिक के लिए कोई एक्टिविटीज को अंडरटेक कर रही है तो दैट इज कॉल्ड योर बिजनेस। तो होप स्टूडेंट्स ये आपको पूरा का पूरा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और एक एक पार्ट पर मैंने ईच फ्रेज ऑफ द वर्ड पर पूरा फोकस किया है। इससे बढ़िया आपको रिवीजन लेक्चर्स मिल ही नहीं सकते, और बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज मैं आपको दे सकता हूं अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े। तो मेरे लिए ये वीडियो इनफ रहेगा आज के लिए। मैं कल अगले पार्ट की स्टार्ट करूंगा सेक्शन 7(1)(b) की, जिस पर बात रखी जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 7(1)(b। इसमें आपको रिलेटेड पार्टी का भी डेफिनेशन हम बताएंगे कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस का ये पूरा अलग से हमने इसके ऊपर एक लेक्चर डाल दूंगा मैं। तो होप स्टूडेंट्स ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है गाइस, थैंक्स अ लॉट गाइस।